हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू कट्टा है जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड एग्जाम 2025-2026 का। आपको मैं इस क्लास के नाम है क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर आपको कराने वाला हूं जो आपका प्रीवियस ईयर का आएगा, मतलब आपका 2024-2025 का आएगा। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन पेपर से आपसे स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि पिछले साल में क्वेश्चन पेपर आपका कैसे क्या, मतलब कि कौन कौन से किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके आए थे। आपका मुश्किल क्वेश्चन आया था या आसान क्वेश्चन आया था। ठीक है, बिल्कुल आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आपका इसको, और आपको ना ये आपके एग्जाम के अंदर में, आपके प्रिपरेशन के अंदर में, एग्जाम की तैयारी के अंदर में, पीरियड के आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा। प्रीवियस ईयर का है आपके, इसके अंदर में जितने भी और इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे स्टूडेंट को इस वाले क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन को आपको मैं करा रहा हूँ। आपके लिए ये वाला जो वीडियो है बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रीवियस ईयर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, समझा है, फिर उसी के आधार पे आपको मैं बता रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज की क्लास को हम यहाँ से शुरू करते आएंगे। क्लास के आप सब स्टूडेंट क्या एंड तक में बने रहना ताकि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट आपको इस क्लास का मिले और आप सब स्टूडेंट अपने एग्जाम के अंदर में 70 में से 70 मार्क्स पूरे स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ से शुरू करते आएंगे बिना किसी देरी के। क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट कर लो। ठीक है, इस वाली वीडियो को, और दूसरा काम करना है, पहला काम ये करना है, दूसरा काम करना है इस वाली वीडियो को लाइक करना अभी के अभी। ठीक है, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि आपसे स्टूडेंट को कोई भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाऊं। ठीक है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ क्लास 12 के अंदर में मैं दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो आप स्टूडेंट क्लास 12 के हो तो फिजिकल एजुकेशन का भी वीडियो देखना है, आपको क्वेश्चन पेपर का वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। और आपसे स्टूडेंट को हमारे इस वाली वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपसे स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपसे स्टूडेंट को हमारे क्या मिल जाएगा, इस वाली क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं करना। ये ना क्वेश्चन पेपर आपका आएगा 2025 2024 2025 का, मतलब प्रीवियस ईयर का ही है। इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए हर एक क्वेश्चन का करना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी का कोड नंबर क्या है, 029 है। और आपको सबको पता ही होगा जैसे कि एग्जाम पैटर्न के 3 घंटे आपको समय दिया जाता है, 70 मार्क्स आपका टोटल होता है। ठीक है, टोटल मार्क्स है। और सामान्य देश आपको सबको पता ही है, तो इसको मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ाना, इसके अंदर में टाइम वेस्ट करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जैसे कि देखो पहले, और आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लगता, फटाफट से ऐसे पढ़ लो। जैसे कि 30 क्वेश्चन है टोटल, 5 खंड है इसके, 1 से लेकर 17 तक आपके एमसी क्वेश्चन है, 18 से 19 आपके स्रोत आधारित आएंगे, तो ऐसे ऐसे पढ़ लेना फटाफट से। ठीक है, बाकी मेन पॉइंट सीधे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, देखो अब हमारा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ही है। देखो ये रहा खंड हमारा का स्टार्ट हो रहेगा, 1 से लेकर 17 क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पीय है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे सारे के सारे हैं। ठीक है, सभी पर्सन क्या है अनिवार्य, सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। ठीक है, आपको मैं क्लास को शुरुआत में बता देना चाहता हूँ, दोबारा इस बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चंस के आंसर को करने से पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, फिर जाकर के आंसर को दो। ठीक है, इससे आपका कभी भी जो गलती की संभावना जो आपका रहता है ना, वह आपको कभी भी नहीं होगा। ठीक है, गलती आपका, मिस्टेक आपका नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूचना का उत्पादन निम्नलिखित में से किस गतिविधि से संबंधित है। क्या बोला जा रहा है, सूचना का उत्पादन, सूचना का उत्पादन किया जा रहा है, मतलब कि निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, निर्माण किया जा रहा है, तो बताओ किसके अंदर में, द्वितीय के अंदर में, तृतीय के अंदर में, चतुर्थ पंचम के अंदर में आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आपका आएगा सी है, पंचम के अंदर में आएगा। क्या क्या है, सूचना का उत्पादन, मतलब कि कुछ ना कुछ निर्णय लिया जा रहा है, निर्णय लिया जा रहा है, नीति बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये काम किया जा रहा है, तो सूचना का उत्पादन ही हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं अब यहाँ पर आपको आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि मैंने इसका आंसर लिख रखा है, ये देखो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ सबके आंसर में, तक कि जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे जिसमें आपको ना एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मतलब कि आपको ना उसमें ना तो पूरी बढ़िया तरीके से समझने की जरूरत रहेगा, तो आपको मैं वहां पर डिटेल में भी समझाते हुए चलूंगा। ठीक है,
तो आगे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आगे हम समझेंगे। पहले हम बात करते हैं सूचना का उत्पादन। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो सूचना का उत्पादन जो आपका पंचम क्रिया क्रिया के अंदर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सूचना का उत्पादन मतलब कि कुछ न कुछ निर्णय लिया जा रहा है और आपका नीति निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इसके सामने उत्पादन की जगह पे आपका आ जाए संग्रहण। क्या आ जाए? संग्रहण। सूचना का संग्रहण करना मतलब सूचनाओं को, डाटा को। ठीक है, सूचना मतलब क्या? इंग्लिश में बोले तो डाटा। तो डाटा को क्या करना? संग्रहण करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो वह किसके अंदर में आएगा? वह आपका बी के अंदर में, तृतीय क्रियाकलाप के अंदर में आएगा। ठीक है, तो आपसे इसी क्वेश्चन को दो प्रकार से बोला जा सकता है। इसी क्वेश्चन को बस दो प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पे बस एक वर्ड को चेंज कर देगा और आपको बस क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया है। तो यहाँ पे टोटल आपके 17 क्वेश्चन नहीं हुए, आपके अब 18 क्वेश्चन आपके हो गए। इसी प्रकार से आपके टोटल इसमें 17 क्वेश्चन ही लिखे पड़े हुए। कम से कम मैं आपको बोलूं तो 25 प्लस ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एमसी क्वेश्चन के अंदर में 25 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आ जाएगा, पीरियड एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सेकंड क्वेश्चन है ये अभिकथन कारण वाला। सबको आता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या हमें आंसर देना, तो सबको पता होता है। अभिकथन पढ़ते हैं सीधे। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की, ठीक है, भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्र प्रवस्था कहा जाता है। अब ये रुद्र प्रवस्था क्या है, पहले समझते हैं। रुद्र प्रवस्था का मतलब है जिसमें जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, एकदम निम्न होता है। मतलब कि निम्न भी ना बोले जाए तो आपका बढ़ता ही नहीं है। क्या है? बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें जनसंख्या आपका बढ़ता ही नहीं है। अब इसका कारण देखते हैं, इसका कारण क्या है? जनसंख्या ना बढ़ने का कारण क्या, देखते हैं। इस अवधि में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न थी। ठीक है, अब इस अवधि में क्या पूछा? जन्म दर मतलब कि जन्म क्या था? उच्च था। मृत्यु क्या था? निम्न था। इसका मतलब है क्या होगा? इसका मतलब यह है कि जनसंख्या क्या वृद्धि होगा। यहाँ पर जनसंख्या उच्च और मृत्यु निम्न, तो जनसंख्या तो वृद्धि होगा। बट हमारा जो रुद्र अवस्था का मतलब ये होता है कि जनसंख्या बढ़ता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कारण आपका क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर, ये समझना था। बाकी हमारा कौन सा आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर आएगा। विकथन ए सही है। ठीक, सॉरी ये वाला नहीं होगा। 20 का आंसर आएगा विकथन ए सही है, लेकिन आर क्या है? सही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देना है। बाकी और बाकी डिटेल में आपको कई 9 और 9 क्लास से तो आप पढ़ते ही आ ही रहे हो ये सब क्वेश्चन, तो उतना डिटेल में मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरा। निम्नलिखित में से फुटकर व्यापार से संबंधित कौन से कथन सही है? ठीक है, फुटकर व्यापार से संबंधित कौन से कथन सही है हमारे को बताना है। सही विकल्प का चयन करना है। फुटकर व्यापार समझते हो ना? जैसे कि हमारे जो भी सड़क पे, पटरियों पर, सड़क पर लगाए जाते हैं जितने भी बाजार सब होते हैं, उसको फुटकर व्यापार कहते हैं, छोटे मोटे बाजार कहते हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन हमारा सही है, हमारे को बताना है। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका ऑप्शन दिया गया यह है, यह उपभोक्ताओं को वस्तुओं को प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। ठीक है, अब ये क्या है, उपभोक्ताओं को मतलब कि कस्टमर को। ठीक है, कस्टमर जो आपका होता है, कस्टमर को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय मतलब कि कस्टमर को डायरेक्ट सेल करता है। ठीक है, इसमें कोई भी बीच वाला, कोई भी कमीशन वाला बंदा नहीं होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन आपका आएगा, इसका गठन अनेक बिचौलियों, व्यापारियों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा होता है। गलत है। इसका जो, देखो इसमें क्या है, व्यापारियों, पूर्तिकर्ताओं, बिचौलियों, ये सब बड़े बड़े व्यक्ति हो गए। फुटकर व्यापार का मतलब क्या है? जो आम व्यक्ति चलाता हो। फुटकर व्यापार मतलब कि ये जो फुटकर व्यापार को कौन चलाता है? आम व्यक्ति चलाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसका घटन अनेक, तो ये आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा, अधिकांश फुटकर व्यापार नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होते हैं। नियत प्रतिष्ठानों, भंडार, नियत प्रतिष्ठान मतलब कि जहां पर बाजार किया जाता है, जहां पर फुटकर व्यापार, नियत प्रतिष्ठान मतलब कि आसपास के इलाकों में ही। ठीक है, जहां पर भंडारण इसके पूरे के पूरे संपन्न हो, वहीं पे किया जाता है। मतलब कि आपको बोल सकते हो ना, जैसे कि आपके आसपास में क्या जैसे कि मंगल बाजार हो गया, सोम बाजार हो गया, बुध बाजार हो गया, बीर बाजार हो गया, संडे बाजार हो गया, ये सब लगता है। ये आपका छोटे मोटे मार्केट हो गए आपके इलाके के पास में, वही उसी को हम प्रतिष्ठान, भंडार, ये सब हम कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन आपका आएगा, फेरी, रेडी, स्वचालित बिक्री मशीनें आदि इसके उदाहरण है। तो बिल्कुल सही बात है। फेरी हो गए, रेडी लगाने वाले सब हो गए, तो इन सब का उदाहरण ये है। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा गलत सही है, ऑप्शन सही है, तो हमारे को सही बताना था इसमें। तो पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, देखो ए इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारे वीडियो को देख करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बस वह सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन तक वह तैयारी कर सकते हैं। फिर इससे आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर्स उनको इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल पाएंगे, हिंदी मीडियम में मिल पाएंगे। ठीक है,
तो एमसी क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं ना, तो एमसी क्वेश्चन की तैयारी कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग ये सब है, ठीक है, उसकी लंबाई के आधार पर उनके अवरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम, अवरोही, ठीक है, आरोही होता है एक और एक अवरोही होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारे को बताना है। ठीक, तो देखो, अब लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि अवरोही होता है एक आरोही होता है, आरोही अवरोही, मतलब कि घटते क्रम में बोला जा रहा है ऐसा कुछ। घटते क्रम में तो हो ही नहीं सकता, घटते क्रम में, चलो ठीक है, देखते हैं, पहले तो लंबाई देख लेते हैं, कौन सा पहले के राष्ट्रीय जलमार्ग जितने भी है उसकी लंबाई को देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, फिर क्या करके अवरोही आरोही को फिर हम समझ लेंगे फटाक से। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो, चौथा क्वेश्चन आएगा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रखा है। एक बात तो मैं यहाँ पे मेरा सुनना, ठीक है, यहाँ पर ना मैंने जैसे कि आप इसी क्वेश्चन को ना बहुत अलग अलग आधार पर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि पहले तो आपसे पूछ के अभी पूछा क्या है, लंबाई के आधार पर पूछा गया है। ठीक है, अब आपको इसी पहला पहला इस टॉपिक पे पूछा गया है, दूसरा आपको इससे पूछ दिया जा सकता है कि आपका पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कहाँ से कहाँ तक आपका फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा पहला क्वेश्चन लंबाई से पूछ दिया, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। और ये मैंने जो उत्तर प्रदेश ये अपने राष्ट्रीय जलमार्ग जो आपका हैगा, एक इलाहाबाद से हल्दिया, ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इससे नहीं पूछा जाएगा। मेन मेन इससे पूछा जाएगा लाभ कहाँ से कहाँ तक है आपका फैला हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 आपका कहाँ से कहाँ तक है, सदिया से दुबरी तक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी इसको एक बार पढ़ लेना, टोटल आपके 5 जलमार्ग रहेंगे, उसको पढ़ लेना कहाँ से कहाँ तक हैगा, आराम से याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी हम लंबाई की बात करते हैं। सबसे पहले जो लंबाई हमारा जो होता है हैगा, सबसे ज्यादा जो लंबाई है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक का है 1620 किलोमीटर। दूसरे की बात करते हैं, हमारा चौथा जो जलमार्ग है हमारा 1078, इसका लंबाई ज्यादा है। फिर इसके बाद में हमारा आता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, इसका हैगा 891। फिर इसके बाद में हमारा आता है, हमारे टोटल 4 तक ही दिए गए हैं, पांचवा नहीं दिया गया है। बाकी याद रख लेना पांचवे कब का गया है, पांचवे शायद आपके ऑप्शन में कभी एक और आपका यहाँ पर तीसरा टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 588 और 168। ठीक है, तो कौन कौन सा हमारे को 4 दिया गया था, तो पहला फर्स्ट आएगा, इसके बाद में चौथा आएगा, फिर आपका तीसरा दूसरा आएगा, फिर आपका तीसरा आएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या है, ये बढ़ते क्रम में हो गया। अब देखो 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन देखो यहाँ पर, इसका ऑप्शन देखो 1 4 2 3। ठीक है, तो हमारा जो मेन बात किया जाए, अगर हमारा कंघी, कंघी, कंघी नीचे होगा नहीं। ठीक है, तो मेन बात किया जाए तो आरोही अवरोही क्रम के अंदर में हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो देखो अब हमारा देखते हैं कि अवरोही, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अवरोही अवरोही क्या हैगा, आरोही अवरोही क्या है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। बाकी अब मेन बात करते हैं, देखो आंसर में से हमारे को समझ में आ सकता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो देखो हमारा सबसे लास्ट में कौन सा हमारा आ रहा है, सबसे लास्ट में हमारा तीसरा आ रहा है। तीसरा देखो यहाँ पर, अगर हमारा आ, देखो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम होता है, मुझे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन के अंदर में, अवरोही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा उल्टे अवरोही का मतलब क्या है, मैंने बोला कि उल्टे क्रम होता है, मतलब कि पहला सबसे कम आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद में बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके साथ देखा जाए तो हमारा सबसे कौन सा आएगा, सबसे छोटा ये है तीसरा, तो तीसरा पहले पे आना चाहिए था, तो इसलिए तो है नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आपका इसमें ना बढ़ते हुए क्रम में बताना है आपको, क्या आएगा पहले, मतलब इसका मतलब क्या आएगा। हाँ ठीक है, अवरोही का मतलब क्या है, सबसे पहले, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। अवरोही का मतलब समझना, अवरोही का मतलब ये होता है कि सबसे पहले बड़ा आएगा, ठीक है, बड़ा आएगा, फिर से थोड़ा सा छोटा आएगा, फिर से थोड़ा छोटा आएगा, फिर से छोटा आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अवरोही का मतलब क्या, उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे को ना, यहाँ पर हमारे को बड़े से छोटे की ओर जाना है। अवरोही का मतलब क्या था, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा पहला था। ठीक है, सबसे बड़ा क्या हमारा पहला है, फिर इसके बाद में हमारा कौन सा आएगा, फिर हमारा चौथा है।
ठीक है। फिर हमारा डी इसका राइट आंसर है, पहला है, फिर चौथा है हमारा, फिर हमारा दूसरा हैगा, फिर हमारा तीसरा है, तो डी इसका राइट आंसर है। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है बड़े से छोटे की ओर जाना, बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने कंफ्यूजन को, आपका कंफ्यूजन भी हो सकता है, मेरा कंफ्यूजन भी, मैं मुझे तो था ही, तो मैंने हम सब ने मिल करके सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको मेन चीज ये है, बाकी मैंने बता दिया आपको क्या क्या आपको इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व के अनुसार उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के अनुसार कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का पहले मतलब समझना जरूरी है आपको, क्या मतलब होता है। फिर उच्चतम से, जैसे कि हमारा अवरोही जैसा ही है, क्या है ये, अवरोही जैसा ही है, सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, ऐसे हमको लगाना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले इसका धनात्व का मतलब क्या होता है, उसको डिटेल में थोड़ा सा समझा दूं। मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिख रखा है, चलो कोई नहीं, बाकी ऐसे समझा देता हूँ। देखो, जनसंख्या घनत्व का मतलब आपका ये होता है कि कोई भी आपका ना, जैसे कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर से दूर गुना करोगे तो टोटल आपका 1 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर में जितनी भी जनसंख्या आपका रहता है, जितने भी लोग आपका रहता है, 1 किलोमीटर के अंदर में जितना भी आपका लोग रहते हैं, लोग ऐसे मत बोलना, प्रति वर्ग, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर में जितनी भी जनसंख्या रहता है, ठीक है, रहती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो मैंने 1 किलोमीटर को, वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, एक को, वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को एक बार और उससे गुणा कर देना, बस एक को एक से गुणा कर देना, वर्ग का मतलब ये होता है। अगर हम प्रति वर्ग को हटा दें, सिर्फ किलोमीटर बचा, तो 1 किलोमीटर ही हो गया। अब प्रति वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी से संख्या से गुणा करना हो गया, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो एक को एक से गुणा करूंगा, आपका एक है, तो 1 किलोमीटर के अंदर में जितने भी लोग आपके रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सबसे उच्च किसका है बताओ, सबसे उच्च आपका है, देखो किसका उच्च है बताओ, सबसे ऊंचा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, बताओ बताओ बताओ, कौन सा आंसर होगा इसका बेस्ट। सबसे कम तो सबको पता है कि सबसे कम किसका घनत्व होगा, केरल का होगा सबसे कम, सबको कंफर्म है केरल का कम है। ठीक है, अब देखो चौथा आंसर किसके अंदर में है सबसे कम, हमारे को ऊंचे से नीचे की ओर जाना है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा या तो हमारा क्या होगा, दूसरा, पहला, और दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो सबसे कम तो हमारे तीसरे में है, उच्चतम से निचतम, ऊंचे से नीचे की ओर जाना है। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका हो सकता है, चौथा तो हमारे को ऑप्शन में दिया जा ही नहीं रहा, शुरुआत में तो चौथा हमारे को है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, बिहार है। ठीक है, बिहार सबसे सबसे पहले पता है, सबको ही पता है उच्चतम धना तो किसका, बिहार का, सबका है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन में ए या बी में से, दोनों में से कोई आंसर है। ठीक है, फिर देखो हमारा कौन सा होगा। ठीक है, फिर हमारा 20 का राइट आंसर आएगा, पहला हमारा चौथा आएगा, पहला हमारा दूसरा बिहार आएगा, फिर इसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल आएगा, फिर हमारा चौथा उत्तर प्रदेश आएगा, फिर लास्ट में हमारा क्या आएगा, केरल आएगा। 20 का राइट आंसर है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू, चेन्नई, हल्दिया, मुंबई, सबसे बड़ा पतन कौन सा है, बताओ। दो आंसर है आपको, मैं बता देता हूँ, पहला ऑप्शन है या तो तीसरा ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई सा है। बाकी इसके अंदर में इसी से रिलेटेड में आपको कई सारे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को। जैसे कि देखो, इसका आंसर जो आपको मैं बता दूं, जवाहरलाल नेहरू है का सबसे बड़ा, की बात की जाए इसमें से, तो उसका जवाहरलाल नेहरू, उसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे बड़ा पतन जो आपका जवाहरलाल नेहरू है, वह कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र के अंदर में ही है, स्थित है आपका। ठीक है, तो और बात करते हैं इसको थोड़ा सा हम डिटेल में, इसको पढ़ना हमारे को इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इससे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, आपको टोटल बंधक ग्रह की बात की जाए, पतन की, इसमें पतन की बात की जाए, टोटल आपके पतन कितने आपके आएंगे, 13 हैं। ठीक है, 13 आपके टोटल पतन है। 13 पतन को आपको मैं आपको बता दूं, दो हिस्से में बांट दो, एक तो पश्चिमी तट बोल दो, एक को पूर्वी तट बोल दो। ठीक है, दो हिस्से में हमने बांट दिया। ठीक है, पूर्वी तट के अंदर में जितने भी आपके पतन आपके आते हैं, उसमें मैंने टिक लगा रखे हैं, जैसे कि मैंने ऐसे डबल डबल निशान बना रखे हैं, इसको पढ़ लेना खुद से ही आप ले एक बार। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका कैसे आएगा आपको मैं बता देता हूँ अभी। मुंबई हो गया, नवाब, ठीक है, नहावा, सेवा, मतलब जवाहरलाल नेहरू ही है ये। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं। तो ये टोटल आपके पश्चिमी पर आपको टोटल 6 है, और ठीक है, पूर्वी पे आपका टोटल 7 है। ठीक है, पूर्वी के अंदर कोलकाता हो गया, और बस यही सब है।
कोलकाता एक याद कर लेना, ठीक है। डबल टिक जिस पे लगा रखा है उस पे एक बार पढ़ लेना, कैसे याद करना है आपको बता दो, क्या पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, देखो पहले कांडला है। कांडला एक कृत्रिम पत्तन है, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। इसको जो जो मैंने डबल टिक लगा रखा है एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। पहले तो एक कृत्रिम पतन है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी पर स्थित हैगा। ऐसे कुछ जो कौन सा आपका ऐसा पूछा है, कौन सा पतन आपका गुजरात की खाड़ी पर स्थित है, तो आपसे पूछा जा सकता है कांडला, ये याद कर लेना इसका। और किसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है, तो एक बार पढ़ लेना। जिस पर मैंने टिक लगा रखा है, टोटल 4 पे टिक लगा रखा है, उसी को पढ़ लेना बस। ठीक है, बाकी मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देने के लिए आपको 13 टोटल है मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है हमारे को बताना है। ठीक है, अब देखो राज्य का नाम पहले सूची में, दूसरा हमारा आएगा तेल शोधन शोधन कारखाना है। ठीक है, तो करते हैं, पहला हमारा ऑप्शन आएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा है मेन तो उड़ीसा, पारादीप, गुजरात, ये ठीक है। तो हमारा तेल शोधन खाला साला है। ठीक है, चलो करते हैं। अब बताओ कौन सा गलत है इसमें। हाँ, उड़ीसा में पारादीप तो बिल्कुल सही है। उड़ीसा के अंदर में पारादीप आता है। पंजाब के अंदर बठिंडा, ये भी बिल्कुल सही है। गुजरात के अंदर मथुरा, ये भी बिल्कुल सही है। आपका गलत है, आपका 20 का गलत है। गुजरात चलिए, उत्तर प्रदेश के नाम है मथुरा, गुजरात के नाम आपका साथी पाका, ये आपका गलत है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। इसका इसका राइट आंसर आपका क्या है वैसे। ठीक है, तो ये आपका साथी पाका जो आपका आएगा आंध्र प्रदेश के अंदर में है, इसको याद कर लेना। ठीक है, और एक और चीज, ये एक और याद कर लेना, इसके अंदर में एक और मैंने क्वेश्चन आपसे इसमें और ऐड कर दिया जा सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार का एक तेल शोधन कारखाना है, वह कौन सा है, बरौनी है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, 5 को 5 याद कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा फलों व सब्जियों को धोते समय अपनी पानी इकट्ठा करता है। ठीक है, पानी इकट्ठा करता है, और इस पानी का उपयोग बागवानी के लिए करता है। और बालक द्वारा जल संरक्षण की कौन सी विधि का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जल संभव प्रबंधन मतलब कि जल को इकट्ठा करना नहीं, वर्षा जल संग्रह करना नहीं, जल प्रदूषण निवारण करना, इसमें प्रदूषण का निवारण नहीं किया जा रहा। डी इसका राइट आंसर है, जल का पूरा उपयोग किया जा रहा है। हमने सब्जियों सब फलों को धोया, सब्जियों को धोया धोया। ठीक है, फिर इसको हमने पानी इकट्ठा कर लिया, फिर से हमने इसको बागवानी के अंदर पेड़ पौधों को दे दिया, तो जल का पुनः उपयोग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख करके अपने एमसी क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, तो जरूर कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, ये भी एक सेकंड रुकते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, चलो। और एक चीज और, जो जो स्टूडेंट अभी तक हमारे नए नए अभी देख रहे हैं वीडियो को, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ताकि हमारा जो भी नो नए जो भी हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो आए आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, ठीक है, मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक कर दो। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, 9th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति 2012 का प्रमुख लक्षण क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रीय जल नीति जो आपके 2012 का प्रमुख लक्षण मतलब उद्देश्य क्या हैगा, क्या चीज था जिसको क्या चीज ऐसा था जिसका राष्ट्रीय जल नीति हमारा लाया गया, किस कारण से लाया गया, 2012 का राष्ट्रीय जल नीति किस कारण से लाया गया। तो इसका राइट आंसर आपका सी ही इसका राइट आंसर है, जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमारा 2012 का जल नीति को लाएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके दो टाइप इसी वाले क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखना। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, पहले तो इसका राइट आंसर का सी है, जल प्रदूषण को कम करने के लिए इसका राइट आंसर है 2012 का राष्ट्रीय जल नीति लाया गया था। बाकी हम मैं आपको बता दूं, पहले ही राष्ट्रीय जल नीति कब लाया गया था, आपका ये भी याद होना जरूरी हैगा। आपका 1987 के अंदर में लाया गया था पहले जल नीति। ठीक है, जल को आपको क्या आएगा, एक तरह से जल को इसमें भी यही था कि जल ना सभी को, जैसे कि इसका और इसका मेन उद्देश्य भी आपको पता होना जरूरी हैगा। इसका भी मेन उद्देश्य यही था ना कि हमारे सभी जितने भी जीव जंतु हैगा, मनुष्य है, सभी को ना जल उपलब्ध होना चाहिए पीने के लिए। ठीक है, इसका भी उद्देश्य यही था। बाकी जो आपका टोटल 3 आपके जल नीति है टोटल। ठीक है, पहले तो 1987 है, ठीक है, फिर 2002 है, फिर 2012 है। ठीक है, इस समय 3 बार आपका राष्ट्रीय जल नीति आपका लाया गया है। तो नेक्स्ट जो आपका जल नीति है, राष्ट्रीय जल नीति आपका 2002 का है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था वह आपको याद होना जरूरी है। पेय जल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध
कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसका मेन उद्देश्य ये था। तो ये तीन दो तरह के क्वेश्चन आपके और बन सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 10th क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक डैश है। द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक डैश है, कौन है हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सी है, यह है लिच, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सिंचाई का एक नकारात्मक प्रभाव है। बताइए कि इंदिरा गांधी नहर के अंदर में आपका सिंचाई किया गया, उसका नुकसान क्या था, उसका सिंचाई का आपका नुकसान क्या था हमारे को बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन है जल भराव, फसलों में उत्पादकता में वृद्धि, ये तो फायदा हो गया ना। बहुफसली प्रणाली, ये भी फायदा हो गया। वायु अपवर्तन में कमी, वायु अपवर्तन में कमी ऐसा तो गलत है। वायु पहले तो मिसप्रिंटिंग किया गया है, जल अपवर्तन में कमी ऐसे लिखना चाहिए। वायु अपवर्तन क्या होता है। बाकी बात करते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए है, जल भराव के अंदर में जल भराव, जल वहां पर ना जल ज्यादा भर गया था, नकारात्मक प्रभाव एक ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, उस उदाहरण की पहचान करें जो लक्ष्य क्षेत्र योजना उपागम से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब हमारे को उस उदाहरण का मैं पहचान करना जो लक्ष्य क्षेत्र मतलब किसी भी क्षेत्र का सुधार करने के लिए योजना उपागम से संबंधित नहीं है। मतलब कि कोई सा भी क्षेत्र से क्षेत्र का सुधार करने के लिए एक योजना उपागम नहीं है, मतलब कि योजना नहीं है, कौन सा हमारा नहीं है हमारे को बताना है मेन मेन। ठीक है, तो देखो पहला आपको ऑप्शन दिया गया सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये आपका एक योजना है, एक लक्ष्य क्षेत्र है, ताकि हमारा क्या आएगा, सूखा संबंधित जो भी हमारा क्षेत्र है सूखाग्रस्त, उसको हम सुधार कर सके। तो ये है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ये भी आपका है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी आपका है। लघु कृषक, ठीक है, लघु कृषक विकास संस्था, ये आपका जो है कोई भी लक्ष्य क्षेत्र, मतलब कि लक्ष्य क्षेत्र की बात करें जैसे कि क्षेत्र रहेगा, कोई भी क्षेत्र होना, तो कोई भी जगह होना चाहिए। मतलब ये लघु कृषक है जो विकास आएगा, कृषकों को विकास करना है, कोई एक क्षेत्र नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर सबका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा जो है 13 क्वेश्चन है, भारत में खनिजों का वितरण असमान है। बिल्कुल सही बात है, किसी जगह पे ज्यादा मिलता है, किसी जगह पे कम है, तथा यह मुख्यतः कुछ विस्तृत पट्टियों से में सांद्रित है। ठीक है, सही है, मतलब कि वहां पर उस विस्तृत विस्तृत में फैले हुए पट्टियों के अंदर में सांद्रित है, मतलब कि उसमें ज्यादा मात्रा में दिए गए विवरण से खनिज पट्टी की पहचान करना है हमारे को। ठीक है, चलो करते हैं। यह है पट्टी कर्नाटक, गोवा और सस्पर्शीय तमिलनाडु, कुछ भूमि और केरल पर विस्तृत है। ठीक है, यह पट्टी लोहा धातु बॉक्साइट में समृद्ध है। ठीक है, और इसमें कुछ उच्च कोटि का लोहा अयस्क मैग्नीज चूना पत्थर भी पाया जाता है। नेवेली सॉरी लिमनाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। तो बताओ विकल्प कौन सा ये प्रदेश है, कौन सी जगह है हमारे को बताना है। ठीक है, तो बताओ कौन सी जगह है ये। देखो पहले तो हमारे क्या है, कर्नाटक है, गोवा है और तमिलनाडु है, तो इसका मतलब क्या है, दक्षिण का इलाका हो गया पहली बात तो ये। ठीक है, तो उत्तर जहां जहां पे वो तो गलत है। हिमालय पट्टी, ये भी गलत है, हिमालय के अंदर में तो है ही नहीं। ये आपका डी इसका राइट आंसर है, पश्चिम दक्षिण पश्चिम प्रदेश, पठार प्रदेश, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, देखो अभिकथन कारण में सीधे पढ़ते हैं हम। इस्पात, चीनी, सीमेंट उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप स्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात आएगा, चीनी हो गया, इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, इसको वहीं पे ही आसपास में जहाँ पे कच्चे माल को पूरा उपलब्ध हो सके, सुविधा से आसानी से उपलब्ध हो सके, वहीं पे ही स्तंभ क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसका कारण है, कारण इसका आपको दिया गया है। ये उद्योग भारी वजन घटाने वाले पदार्थों पर आधारित होते हैं। ये उद्योग जो होता है भारी वजन, भारी बहुत ज्यादा भारी होता है, पहली बात तो ये वजन घटाने वाले पदार्थ, मतलब वजन घट जाता है इसका वजन। जैसे कि हमारा चीनी हो गया, चीनी किससे मिलता है, गन्ने से मिलता है। अगर हमारा मान के चलो हमारा जो क्या हैगा, जो फैक्ट्री हैगा बहुत ज्यादा दूर है, मान के चलो हरियाणा से लेकर के हमारा फैक्ट्री जो है दिल्ली के अंदर में, वहां से लाने पे जो हमारा जो क्या होगा, धूप धूप लगेगा, पानी लगेगा। ठीक है, उससे क्या खराब भी होगा, प्लस में उसका जो चीनी का जो गन्ने का जो वजन है वह सूख भी जाएगा, उससे खराब, उससे पूरी तरह से हमारा चीनी जो हमारा निकलना चाहिए, जितनी मात्रा में निकलना चाहिए वह नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए समय पे इसीलिए इसका आधारित है। तो कार अभिकथन कारण बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, सही वाक्य भी कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा 15 से 17 क्वेश्चन आएगा। ये हमारा चित्र आपको समझ में आ रहा होगा, ये चित्र की चीज का है बताओ। ये आपका खनन से रिलेटेड में है, खनन माइनिंग जिसे कहते हैं हम, वह आपका है इंग्लिश में। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है,
दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया प्रदर्शित होती है? कौन सी आर्थिक क्रिया प्रदर्शित होती है? कौन सी क्रिया किया जा रहा है बताओ? तृतीयक, द्वितीयक, चतुर्थक, प्राथमिक। ठीक है, माइनिंग किया जा रहा है। ठीक है, माइनिंग किया जा रहा है, तो बताओ कौन सी क्रियाकलाप तृतीय के अंदर में आएगा, सेवा सेक्टर के अंदर में आएगा, ये द्वितीय के अंदर में, प्राथमिक के अंदर में आएगा, बताओ। ठीक है, तो बाकी इसका राइट आंसर आपका आएगा बी है, द्वितीय के अंदर में आएगा। माइनिंग जितने भी होता है हमारा द्वितीय के अंदर में आते हैं, सेवा सेक्टर के अंदर में नहीं आते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि है? प्राथमिक गतिविधि है। ठीक है, कौन सा बताओ? भोजन प्रसंस्करण। ठीक है, इसको इंग्लिश में होता है फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। संग्रहण, कृत्रिम रेशे बनाना, अचार बनाना। ठीक है, तो इसका राइट सबका है संग्रहण है। संग्रहण का मतलब सबका इकट्ठा करना, खाने वाले जितने भी चीज सब होता है उसको इकट्ठा करना। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर में तो ये आएगा भाई। भोजन प्रसंस्करण का मतलब होता है कि किसी भी कच्चे माल को लेकर भोजन भोजन से रिलेटेड में कोई भी कच्चा माल होगा उससे संबंधित में उसी को ना कुछ नया पदार्थ में बना देना, मतलब कि भोजन ही वो रहेगा। जैसे कि हमारे कच्ची सब्जियों को लेकर के इसको पका देना, तो उसको फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, फूड प्रसंस्करण कहते हैं। अचार बनाना, कच्चे माल को लेकर के आप क्या कर रहे हो, खाने वाले में बना दे रहे हो, तो ये भी प्राथमिक में नहीं आएगा। आपको द्वितीय के अंदर में आपका बोल रहा है, तो कच्चे माल को लेकर के बना दो, द्वितीय के अंदर में आएगा। कृत्रिम रेशे बनाना, कृत्रिम मतलब कच्चे माल, कुछ ना कुछ कच्चा माल होगा उसको बनाना, दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देना, द्वितीय के अंदर में ही आएगा ये आपका। आपका तृतीय के अंदर में नहीं आएगा। ठीक है, इसका राइट सबका आएगा बी है बस। ठीक है, तो बस यहीं पे है। बाकी मैं एक चीज फिर से बोल देना चाहता हूँ, अचार बनाना आपका किसके अंदर में आएगा? ठीक है, देखो आपने क्या करा, कच्चा माल लिया, कच्चा माल लेकर के आपने दूसरे चीज में बदल दिया। ठीक है, तो मतलब कि दूसरे क्रियाकलाप का काम हो गया ना, कच्चे माल को लिया दूसरे में बदल दिया। ठीक है, आप बेच नहीं रहे हो, आप कह रहे हो बेच नहीं रहे हो, बेचने का काम होगा तो तृतीय के अंदर में आ जाएगा। आप बना रहे हो कच्चे माल को लेकर के, जब आप किसी भी नए वस्तु का निर्माण कर रहे हो तो आपको द्वितीय के अंदर में रहेगा, द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर में आएगा। वह हमेशा ये ध्यान रखना, इससे आपको ना प्राथमिक द्वितीय तृतीय के अंदर में अंतर आपको करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 16। दिए गए चित्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रिया को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? आर्थिक कारक नहीं है, आर्थिक कारक मतलब कि पैसे से रिलेटेड में कौन सा कारक नहीं है प्रभावित, वो भी प्रभावित करने वाला? देखो, विद्वान, तकनीकी ज्ञान, ये आर्थिक कारक है। तकनीकी ज्ञान, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी पैसों से आएगा। श्रम भी की बात की जाए, श्रम भी आपका क्या है, पैसों से ही आएगा। कोई भी तुम्हारे पास में कोई भी बंदा काम करने के लिए, कोई भी आदमी काम करने के लिए आता है, पैसा लेता है। ठीक है, निक्षेपों के कार्य इसको पढ़ते हैं अभी। अपसंरचना, इसको बोलते हैं अपसंरचना, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपका फैक्ट्री का? ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री बनाने में भी बहुत ज्यादा चीजें आता है, बहुत सारे मशीनें होते हैं, बहुत बड़ा फैक्ट्री भी होता है, तो उसमें भी पैसा लगता है। बाकी बात करें, इसका राइटर सबका सी है निक्षेपों के कार। निक्षेपों का मतलब कि लास्ट में जो आपका बच जाता है कूड़ा, आप बोल सकते हो एकदम बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट रहता है। कि आपके अनुपयोगी पदार्थ जो आप कहते हैं निक्षेपों के कार, वो आपका आर्थिक प्रभावित इस क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो गंदगी वंदगी बच जाता है, वो थोड़ी ना प्रभावित करेगा। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि सबसे पुरानी मानी जाती है? कौन सी आर्थिक गतिविधि सबसे पुरानी मानी जाती है? आखेट करना। आखेट करने का मतलब क्या होता है बताओ, आखेट का मतलब? ठीक है, आखेट का मतलब अभी मैं भूल रहा हूँ, आखेट का मतलब सबसे पुरानी गतिविधि यही है। आगे एक सेकंड रुक जाना थोड़ा। ठीक है, आखेट का मतलब ये होता है शिकार, आखेट का मतलब होता है शिकार करना होता है। ठीक है, शिकार करना। सबसे पुराने जमाने पे पहले तो खाने पीने का कुछ नहीं हुआ करता, धीरे धीरे करके हमने कृषि करना शुरुआत किया था। पहले शिकारी हम क्या करते थे, तो शिकार आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। दिए गए चित्र के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश इस क्रिया को से पीछे क्यों हट रहे हैं? इस क्रिया को, खनन कार्य को करने से पीछे क्यों हट रहे हैं? क्योंकि इसका राइट आंसर आएगा श्रमिक लागत अधिक है। इसमें ना श्रमिक ना, श्रम जो होते हैं, मजदूर सब होते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं, तो इसलिए वह पीछे हटते हैं खनन कार्य से। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, इसको भी करना जरूरी है। निम्नलिखित में से भोजन संग्रह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, भोजन संग्रह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका आएगा ए है, अमेजन बेसिन है। तो अमेजन बेसिन इसका राइट आंसर आएगा। और ये क्योंकि है, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से भरा पड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे वन वन बहुत ज्यादा आएगा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है। तो भोजन यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा, तो मतलब कि वे खाने से रिलेटेड में पेड़, आपका फल फ्रूट हो गया। ठीक है, फल सब आपको बहुत ज्यादा हैगा, और खान से रिलेटेड में जैव विविधता भी बहुत ज्यादा है। तो भोजन संग्रह का ये बहुत बढ़िया क्षेत्र है अमेजन बेसिन। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन ओवरऑल।
ठीक है, ओवरऑल हमने 17 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को एकदम बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आउट आपको नहीं हुआ होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी, मुझे तो लगता ही नहीं डाउट आउट आपके पास में होगा यार, कुछ भी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया है। बाकी फिर भी आपको कुछ भी कमी कहीं पे भी लगे तो फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं हम जल्दी से एक इसके वीडियो के सेकंड पार्ट के नाम जल्दी से मिलेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, काम करके रखना है, दो काम करना है। सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। पहला काम ये करना है। दूसरा काम करना है, इस वाले वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा लाइक करोगे, इतना ही आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना बना के देते रहूंगा। तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके रख लो। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से वीडियो को नेक्स्ट पार्ट के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।